नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। वैसे तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के तृणमूल कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही है कि वो जबरदस्त वापसी करेगी, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने देगी। लेकिन ममता बनर्जी का जो रवैया है, उनका जो व्यवहार है और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और उनके जो बयान है, उनको आप देखेंगे तो बड़ा स्पष्ट है कि ममता बनर्जी अपनी हिम्मत हार चुकी हैं। वो ये मान चुकी हैं कि इस चुनाव में उनकी शर्मनाक हार होने वाली है। जी, दरअसल उनको इस बात का आभास तभी हो गया था जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी। आप याद कीजिए, एसआईआर का नाम लेते ही किस तरह से वो छटपटाने लगी थी। उनको मालूम था कि जितने उनके फर्जी वोटर हैं, जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये सारे जो घुसपैठिए हैं जिनके वोटों के दम पे वो चुनाव जीतती हैं, उन सबों का नाम कटेगा और वो चुनाव हारेंगी। और उन्होंने क्या कोशिश नहीं की एसआईआर को रुकवाने की। लेकिन धन्यवाद करना होगा सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी और वहां एसआईआर हो रहा है। और आपने देखा होगा कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जो एसआईआर के काम में लगे हैं, उनको किस तरह से वहां बंधक बनाया गया, वो एक अलग ही कहानी है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह से उस पर जो एक्शन लिया जा रहा है, उससे भी ममता बनर्जी बिल्कुल बिफरी हुई है। ऐसा लग रहा है उनके कलेजे के टुकड़े, वो लोग जिन्होंने कि जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बनाया था, उनके ऊपर कार्रवाई से उनको एकदम दिल में चोट लगी है, वो तड़प रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब उनको हार साफ साफ दिख रही है तो ममता बनर्जी एक बार फिर से वोटरों को धमकी दे रही हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं। आपको याद होगा 2021 के चुनाव में, उस वक्त भी जब उनको ऐसा लगा था कि उनकी स्थिति बड़ी कमजोर है, तो एकाएक आपने देखा उन्होंने बताया कि भाई हमारा एक्सीडेंट हो गया है। वो पैर में प्लास्टर लगा करके सामने आ गई लोगों की सहानुभूति लेने के लिए। और कहते हैं कि उस विजुअल्स का, जिसमें कि उन्होंने दिखाया कि भाई उनके पैर में चोट लग गई है, वो एक वाहन से जा रही थी, वो सामने टकरा गया जाके, उन्होंने कहा कि पैर में चोट लग गई। अब कैसे चोट लगी नहीं लगी वो बिल्कुल वो विजुअल्स तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने पैर में प्लास्टर लगा लिया। लोगों की सहानुभूति लेने के लिए उस विजुअल्स को सब जगह चलाया, उस इमेज को सब जगह चलाया, और कहते हैं चुनाव में उनको बड़ा फायदा हुआ उससे। इस बार भी चूंकि उनको हार साफ साफ दिख रही है, तो एक बार फिर से वो इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। और इस बार उन्होंने क्या कहा है? इस बार उन्होंने ये कहा है कि भाई अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो हमारा और आपका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। नो वोट मीन्स नो रिलेशनशिप। अब आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? एक तो वो इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं, कह रही हैं कि अगर आप हमको वोट नहीं दोगे तो हमारा और आपका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये सुनने में ऐसा लग रहा है कि आत्मीयता वाली बात कर रही हैं कि आपसे मुझे बड़ा लगाव है, लेकिन इसके दूसरे पहलू को देखिए। वो कह रही हैं कि अगर वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। इसका मतलब तो ये भी है कि अगर वोट नहीं दोगे और हमारी सरकार बन गई तो तुम्हारा कोई काम भी नहीं होगा, हम तुम्हारा काम भी नहीं करेंगे। और जब रिश्ता ही नहीं है तो काम कैसा करेंगे? आप समझ रहे हैं, ये सीधे सीधे वोटरों को ब्लैकमेल करने की कोशिश है। इसमें इमोशनल पुट भी है, इमोशनल तरीके से वोटरों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन साथ में इस इमोशनल ब्लैकमेल में एक छिपी हुई धमकी भी है कि अगर वोट नहीं दोगे तो चुनाव के बाद अगर हमारी सरकार बनी तो तुम्हारा काम भी नहीं होगा। आप समझिए क्या क्या हथकंडे ये ममता बनर्जी चुनाव जीतने के लिए अपना रही हैं। पिछली बार पैरों पे प्लास्टर चढ़ा लिया था और इस बार ये इमोशनल कार्ड खेल रही हैं कि कोई रिश्ता नहीं रहेगा, और इसमें एक धमकी भी छिपी हुई है कि वोट नहीं दिया तो चुनाव के बाद सरकार बनी तो कोई काम नहीं होगा। सोचिए चुनाव जीतने के लिए ममता बनर्जी किस हद तक जा सकती है। दरअसल वो मालतीपुर गई थी, ये मालदा जिले में, ये मालदा वही एरिया है जहाँ पे कि जुडिशियल ऑफिसर्स जो थे, जो एसआईआर के काम के सिलसिले में गए थे, वहाँ पे उनको बंधक बनाया गया था। उसी एरिया में मालतीपुर में गई थी और वहाँ पे मंच से वो भाषण दे रही थी। और उन्होंने क्या कहा उसको आप सुनिए। वो कहती हैं कि राजनीति केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि उनके लिए यह रिश्तों की बुनियाद पर टिकी है। और आगे इमोशनल कार्ड खेलती हैं, कहती हैं
कि अगर आप लोग हमें वोट नहीं देंगे तो फिर मैं आप लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। मतलब इसमें धमकी भी है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के इस धमकी पर तीखा हमला किया है। भाजपा का यह कहना है कि भाई ममता बनर्जी प्रेशर में है, राजनीतिक दबाव में है और अपनी विफलता को छिपाने के लिए बार बार अपना रुख बदल रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये तो धमकी जो है ये तो एक तरह से शांति भड़काने की एक सोची समझी साजिश है। लेकिन बंगाल की जनता इसको समझती है और इस बार वो झांसे में नहीं आएगी। जैसे पिछली बार इन्होंने ये सिंपैथी ले ली अपने पैर में प्लास्टर लगा करके, इस बार वो कार्ड चलने वाला नहीं है। अच्छा देखिए, मालदा में जिस तरह से जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बनाने की कोशिश हुई थी, कोशिश क्या हुई थी, 9 घंटे तक तो बंधक बना ही लिया था, उस पर जो कार्रवाई हो रही है उससे भी ममता बनर्जी बिल्कुल मचल रही हैं, तड़प रही हैं उससे। और अब वो ये कह रही हैं कि जानबूझ करके लोगों को परेशान किया जा रहा है, जानबूझ करके लोगों को परेशान किया जा रहा है। अब तक लगभग 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और मजे की बात यह है कि जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो एक ऐसा शख्स है जिसका संबंध ओवैसी की पार्टी AIMIM से रहा है। ओवैसी ने तो कह दिया कि भाई ये तो हमारा एक सदस्य था, कभी चुनाव लड़ा था, आज हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो फोटोग्राफ रिलीज कर दिए जिसमें ये जो शख्स है जो कि मास्टरमाइंड था, M इस्लाम, वो ममता बनर्जी के साथ दिख रहा है। अलग अलग फोटोग्राफ्स आए हैं, जो अमित मालवीय ने उसकी फोटो जो रिलीज की है, जो बड़ा स्पष्ट है कि उसने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ममता बनर्जी के इशारे पे किया। भाई वो ममता बनर्जी का करीबी है, ठीक है, वो AIMIM से जुड़ा हुआ था, चुनाव लड़ा था, बहुत कम वोट भी उसको आए थे, लेकिन ओवैसी ने तो कह दिया कि हमारा कोई मतलब है नहीं उससे। और जब उसके फोटोग्राफ्स सामने आए तो बड़ा स्पष्ट है कि इस पूरी साजिश के पीछे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का ही हाथ है। अब देखिए, जब उस मालदा हिंसा के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, लगभग 50 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और ध्यान रखिए, ये केस अब NIA के पास है, NIA के पास है। तो जो भी दोषी इसमें हैं वो बच तो नहीं सकते, उनके बचने का चांस नहीं है। और ममता बनर्जी को ये मालूम है, इसलिए अब वो कह रही हैं कि जो निर्दोष लोग हैं उनको हैरेस किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। निर्दोष लोग हैं, मतलब इस देश में कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज है कि नहीं, और कोर्ट्स हैं कि नहीं है। और ध्यान रखिए ममता जी, ये जुडिशियल ऑफिसर्स का मामला है, कोर्ट में ही जाएंगी ना आप, ये लोग कोर्ट में ही जाएंगे बेल के लिए, तो कोर्ट इसको बहुत ध्यान से देखेगा। और अगर ममता बनर्जी का कोई रोल इसमें है, आप याद कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि जो रवैया चीफ सेक्रेटरी का था, चीफ सेक्रेटरी फोन नहीं उठा रहे थे, चीफ सेक्रेटरी फोन नहीं उठा रहे थे, उस जिले के DM SSP सबके ऊपर जिस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की और ममता बनर्जी सरकार की जो क्लास लगाई है, उससे बड़ा स्पष्ट है कि अगर ममता बनर्जी का हाथ इसमें है तो इस बार वो भी बचने वाली नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट की नज़र में है। और इसलिए ममता के लिए बचना बड़ा ही मुश्किल होगा। और अब वो कह रही है कि निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो कोर्ट है ना, उसमें जाकर के आप कहिए कि हम निर्दोष हैं, प्रमाण दीजिए। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इतना कड़ा रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसकी जांच आप या तो CBI से करवाइए या NIA से करवाइए। तो अब NIA इसकी जांच करेगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस तरह के प्रमाण बंगाल से आ रहे हैं उससे बड़ा स्पष्ट है कि ये जो कुछ मालदा में हुआ उसमें ममता बनर्जी की सहभागिता रही है, संकेत तो यही मिल रहे हैं। अच्छा, ममता बनर्जी जब लोगों को अटैक करती हैं ना तो वो कोई लिहाज भी नहीं रखती हैं। अब देखिए, अमित शाह के ऊपर उन्होंने फिर से एक बार अटैक किया। प्रधानमंत्री को तो अटैक करती ही रहती हैं, क्योंकि अमित शाह ने कहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 170 सीटों का टारगेट रखेगी और 15 दिन तक वो बंगाल में ही रहेंगे। तो ममता बनर्जी ने अमित शाह पे भी हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि वो राज्य में विभाजन कराने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके जो राज्य सरकार है। क्योंकि ममता बनर्जी का ये कहना है कि चुनाव के दौरान तो सारा कंट्रोल इलेक्शन कमीशन के पास है। उन्होंने मालदा वाले हिंसा से भी अपना पल्ला झाड़ लिया था, बोला कि ये ऑफिसर्स तो रिपोर्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, लेकिन वो लोगों को इतना बेवकूफ़ समझती हैं, चुनाव के बाद तो सारे ऑफिसर्स आपके लिए ही काम करेंगे।
तो आपकी धमकी तो वहां भी काम आएगी। खैर, उन्होंने अमित शाह पे आरोप लगाया कि ये राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो उनकी आदत बन गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के ऊपर उन्होंने कितने हमले किए और किस तरह से व्यक्तिगत हमले किए, यह भी आपने देखा होगा। और इतना ही नहीं, वो किस हद तक जा सकती हैं। आप याद कीजिए, एसआईआर जब शुरू हुआ था तो उन्होंने महिलाओं को इस बात के लिए उकसाया था कि जब एसआईआर के कर्मचारी ऑफिसर्स आपके पास आए तो आप किचन में जो सामान रखा हुआ है ना, कलछी छुरी, इससे उस पर हमला कर दें। सोचिए, एक राज्य की मुख्यमंत्री अपने महिलाओं को इस तरह से अटैक करने के लिए लोगों को उकसा रही हैं। उसके बाद फिर से अभी उन्होंने कहा कुछ दिनों पहले कि जब आप पोलिंग बूथ पे जाना तो किचन का सामान लेकर के जाना, वहां कुछ गलत हो तो देखना क्या करना है। देखिए, फिर से वो हिंसा के लिए भड़का रही हैं। और तीसरी बार एक और बात कही, क्या कही कि जब पोलिंग बूथ पे जाना तो झाड़ू लेकर के जाना। और कितना शातिर दिमाग है, वो क्या कह रही हैं कि जाना तो सड़क पे झाड़ू मार के जाना, साफ सफाई, मतलब पोलिंग के दिन साफ सफाई करनी है। मंशा उनकी कुछ और है कि झाड़ू लेकर के जाओ और जरूरत पड़े तो हमला कर दो सीआरपीएफ पे। ये आरोप लगे उनके ऊपर। जब उन्होंने ये कहा था कि पोलिंग बूथ पे भी किचन से सामान लेकर के जाओ और जब जरूरी कार्रवाई करो, उस वक्त भी ये कहा गया था कि वो जो सेंट्रल फोर्सेज हैं उनके खिलाफ महिलाओं को भड़का रही हैं कि उनके ऊपर हमला करो। खैर, वो कुछ भी कर लें, इस बार उनका बचना बड़ा मुश्किल है। और उसकी एक वजह है, देखिए, मुस्लिम वोट जो है इस बार वहां बंटने वाला है, वो 2-3 खेमों में बटेगा। लड़ाई तो तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है मुख्य रूप से, लेकिन इस बार कांग्रेस भी 294 सीट पे अपनी उम्मीदवार दे रही है। तो कांग्रेस तो मुस्लिम वोट पे नज़र गड़ा के रखती ही है, थोड़ा बहुत वोट तो वो भी काटेगी। उसके बाद जो अलायंस है हुमायूं कबीर का और ओवैसी का, वो कुछ वोट काटेगा। और तीसरे जो नौशाद सिद्दीकी की आईएसएफ है, उसने हाथ मिलाया है लेफ्ट फ्रंट के साथ, तो वो भी मुस्लिम वोट काटेंगे। तो मुस्लिम वोट बटेगा, हिंदू वोट कंसोलिडेट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो कुल मिलाकर के जो सीन बन रहा है कि ममता बनर्जी की हार इस बार तय है। बंगाल में उन्होंने कुछ विकास तो किया नहीं है, लोग ऐसे भी उबे हुए हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति लचर है, विकास कुछ नहीं है, इंडस्ट्री वहाँ पे है नहीं, और लोग ऊब चुके हैं। और इसलिए इस बार, और जो महिला है वो इस बात को भूली नहीं है कि कैसे आरजी कार हॉस्पिटल में जिस लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या हुई थी, उसके बाद इनके मंत्री ने कहा था कि रेप से बचना है तो शाम को घर से बाहर मत निकलो। बंगाल की महिलाएं इस बार ममता बनर्जी को माफ नहीं करने वाली हैं। तो आप मान के चलिए कि 4 मई को 15 साल के ममता बनर्जी के कुशासन का अंत होने वाला है और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार पश्चिम बंगाल में बनेगी। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।